हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस का अगला नेक्स्ट लेक्चर है। देखो, हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चंस और उससे थोड़े हायर लेवल के करने हैं, वो हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एक हिल है और एक टावर है। वो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60। मतलब अगर टावर के फुट से हिल के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। अब अगर हिल के टॉप के लिए एलिवेशन 60 का बन रहा है और टावर के टॉप के लिए एलिवेशन 30 का बन रहा है, इसका मतलब अगर देखो जितना एंगल छोटा होता है हाइट जो है वो उतनी कम होगी। ठीक है, तो एंगल अगर छोटा है 30 है तो हाइट कम होगी, 20 है तो और कम होगी, 10 है तो और कम होगी। मतलब एक 30 है और एक 60 है, तो दैट मीन्स 60 वाला जो है उसकी हाइट ज्यादा होगी और जो 30 वाला है उसकी हाइट कम होगी। तो ये बात ध्यान रखना, जितना एंगल छोटा होगा उतना हाइट कम होगी। ठीक है, दैट मीन्स तुम ये कह सकते हो कि एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ हाइट। थीटा जैसे जैसे कम होगा हाइट वैसे वैसे कम होती जाएगी। मतलब अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लिया तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ऐसे ही अगर हमने हाइट को कांस्टेंट रख लिया तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। जैसे जैसे थीटा कम होगा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, थीटा कम होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, थीटा इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो डिस्टेंस और थीटा में रिलेशन इनवर्स है और हाइट और थीटा में रिलेशन डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, देखो एक हिल है और एक टावर है। ठीक, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60, मतलब हिल की हाइट ज्यादा है। तो अगर हम डायग्राम बनाए तो ये हमारा हिल होगा और मान लेते हैं ये हमारा टावर है और ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस तरफ हिल है। ठीक, ये हिल है और ये टावर है, यहां पे लिख देते हैं ये हिल है और ये हमारा टावर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, मतलब ये इसके लिए एट द फुट ऑफ द टावर इज 60। मतलब अगर कोई पर्सन है जो टावर के फुट पे खड़ा है यहां पर, और यहां से अगर वो हिल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब यहां से अगर कोई उसको देखेगा ऐसे ऐसे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कहां से? टावर के फुट से, बॉटम से हिल के टॉप के लिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो एंगल है, थोड़ी सी लाइन ये कर्व टाइप की हो गई, ये 60 डिग्री है। ठीक है, फिर वो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30। इसका मतलब अगर हिल के फुट से, ये यहां से कोई टावर के टॉप को देखेगा ऐसे, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है डायग्राम? अब इसको लेबल कर ले, तो अगर हमने यहां पे लेबल कर दिया ए बी और इसको कर दिया सी डी, तो हम लोग एग्जाम में इतना डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम प्रॉपर फेयर अच्छा डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट में कि लेट ए बी रिप्रेजेंट द टावर एंड सी डी रिप्रेजेंट द हिल। तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी हमारा टावर है और सी डी हमारा हिल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द टावर इज 20 मीटर हाई, मतलब टावर की हाइट दी हुई है, ये जो टावर है इसकी हाइट दी है, इसकी हाइट है 20 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल एंड सेकेंड पार्ट डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। अगर यहां पर हम डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर की बात करें तो इसका मतलब इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये और ये डिस्टेंस, मतलब बीसी की डिस्टेंस, क्योंकि ये टावर है वो हिल है, तो इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, बीसी की डिस्टेंस चाहिए इतनी। इसको एक्स ले ले,
सेकेंड पार्ट है फिलहाल, ये सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए ना डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रायंगल चूज करने के बाद रेशियो हिसाब से चूज करते हैं कि कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेशियो चूज करते हैं, राइट। तो यहां पे अगर देखो तो ट्रायंगल ए बी सी में पहले बात करते हैं, तो ए बी सी ट्रायंगल में 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो हमें गिवन है वो गिवन है परपेंडिकुलर, क्योंकि टावर की हाइट कितनी है, 20 मीटर हाइट है टावर की, तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और हमसे बेस पूछा गया है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, दैट मींस हम tan यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है 20 और ये x ले रखा है हमने, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये x ऊपर आएगा, tan 30 की पहले वैल्यू रख दे, 1/√3 इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करो, x ऊपर आएगा, x इंटू 1 हो जाएगा x, और √3 इंटू 20 हो जाएगा 20√3, मतलब 20.1732। अच्छा, जीरो हटाएंगे, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट होगा, इसका मतलब डेसिमल जो यहां पर है वहां यहां शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। 17.32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये आ जाएगा 34.64 मीटर। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, मतलब हमें ये पता चल गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें x मिल गया। अच्छा, x की वैल्यू, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो हमने x की वैल्यू डेसिमल में इसलिए निकाली बिकॉज ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था, तो हमारे सेकंड पार्ट का जो आंसर आया वो हमारा आ गया 34.64 मीटर। ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखना कि अभी जो हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है, मतलब क्वेश्चन में देखो तो फर्स्ट पार्ट है वो, तो क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द हिल, मतलब हमें ये निकालना है पूरा सीडी की लेंथ। अच्छा, ये निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, और बी सी डी ट्रायंगल में अब हमें एक्स पता है और हमें ये निकालना है, दैट मींस हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो अगेन हम लोग tan यूज करेंगे। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि किसी क्वेश्चन में आंसर को तो डेसिमल में देते हैं, मतलब रूट की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन अगर उस वैल्यू को किसी क्वेश्चन में कहीं पर सॉल्व करने के लिए यूज करना है तो वहां पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इट इज बेटर कि हम 20√3 को यूज करें। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू अभी हमें यूज करना है इस वाले पार्ट में जो करने जा रहे हैं, तो वहां पे ये ध्यान रखना, x की जो वैल्यू आई है डेसिमल में, नो डाउट वो 34.64 आई है, लेकिन हम लोग 34.64 को ना यूज करके इंस्टेड ऑफ दैट 20√3 को यूज करेंगे, कैलकुलेशन उससे कम रहेगा। बात तो एक ही है, चाहे हम 20√3 यूज करें चाहे हम 34.64 यूज करें। तो याद ये रखना है कि आंसर जब हम लिखते हैं पेपर में तो आंसर मस्ट बी इन डेसिमल, आंसर रूट में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लेकिन अगर उस वैल्यू को जो आंसर आया है उसको किसी और पार्ट में या क्वेश्चन में कहीं पर यूज करना है सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, प्रोसेसिंग में, तो उस केस में ध्यान रखना डेसिमल वैल्यू ना यूज करके हम लोग रूट वाली वैल्यू यूज करते हैं, और अगर लास्ट में फाइनल आंसर जो उसका आता है उसमें रूट फाइनली फिर से आ जाता है तब हम लास्ट में रूट की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड रहेगी। तो अभी हम आते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। अच्छा, बी सी डी ट्रायंगल में जैसा मैंने कहा था रेशियो सही चूज करना होता है, तो बी सी डी में 60 के सामने वाला हाइट ऑफ द हिल सी डी हमें निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस जो उसका है वो दे रखा है, मतलब हम लोग फिर से tan यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 60, क्योंकि एंगल 60 है, इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन एक्स होगा। पीछे देख लेते हैं इसको, तो देखो ये सी डी है,
अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये 60 का एंगल है तो इसके सामने वाली ये जो साइड दिख रही है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये जो है वो बेस होगा। परपेंडिकुलर पूछा है और बेस दे रखा है, इसलिए हमने tan चूज किया। जैसा चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, रेशियो वो चूज करते हैं जिसमें वो दो साइड्स आ रही हो, जो साइड दे रखी हो, गिवन हो, और जो साइड हमसे पूछी गई हो। तीसरी साइड जो ना ही गिवन है और ना ही पूछी गई है, वो हमारे सोल्यूशन में नहीं आनी चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर अभी हमारा ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू CD अपॉन x। x की वैल्यू हम ये वाली ना यूज करके ये वाली यूज करेंगे, 20√3 जो आई थी, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजी। उससे कैलकुलेशन पार्ट हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू CD अपॉन 20√3, ये आएगा। यहां से जो 20√3 है, ये यहां से ऊपर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो आ जाएगा 20√3 इंटू √3 इक्वल CD। ये मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर इज इक्वल्स टू CD। तो CD की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो लेंथ आएगी 60 मीटर्स। क्लियर है? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? दो पार्ट्स पूछे थे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बाद में आया है, बिकॉज सेकंड वाले पार्ट को यहाँ कैलकुलेट करना थोड़ा इजी था, जल्दी आ रहा था, तो मैंने उसको पहले कैलकुलेट कर लिया, जो क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें पूछा था हाइट ऑफ द हिल, वो हमारा ये सेकंड पार्ट आ रहा है 60 मीटर। क्लियर है ये? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है और टावर के फुट से 40 मीटर दूर एक पॉइंट दिया गया है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इसका मतलब यहां टावर बना लिया, ये टावर हो गया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये टावर का फुट है और यहां से 40 मीटर दूर मान लेते हैं ये पॉइंट है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45। तो मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है यहां से यहां तक, मान लेते हैं यहां टावर खत्म हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो टावर कितना है? टावर है यहां से यहां तक, एंड उस टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है। देखो यहां पे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। मतलब यहां पे खड़ा हुआ पर्सन जब टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। मतलब टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है, तो ये हमारी वाटर टैंक हो गई यहां से यहां तक, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 45, ठीक। मतलब वो दो चीजों को देख रहा है, पहले वो यहां से वो टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहां से जब टावर के टॉप को देखेगा ऐसे है, टावर के टॉप के लिए एंगल बनाएंगे तो एंगल ऐसे करके चेंज होगा, ये टावर के टॉप को ऐसे देखेगा, राइट। तो टावर के टॉप के लिए एंगल कितना है? ये इसको जो है यहां से अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये एंगल हमारा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब अगर वहीं से वो वाटर टैंक है, अच्छा वाटर टैंक कहां है? टावर है, टावर के ऊपर वाटर टैंक है, ठीक है। तो टावर के ऊपर जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 बन रहा है। इसका मतलब यहां से वो वाटर टैंक के टॉप को देखेगा तो यहां से वो ऐसे करके एंगल चेंज करेगा, ये देखो ये ऐसे देखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वाटर टैंक को देखेगा तो ऐसे यहां से, ठीक। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इसकी लेबलिंग कर देते हैं, ये हमारा ए हो गया, बी
सी एंड डी। ठीक, अच्छा वाटर टैंक यहां है, बीसी जो है ये वाटर टैंक है, सॉरी टावर, और टावर के ऊपर टॉप पे ये वाटर टैंक है। तो इतना हमारा टावर हो गया, ये हमारा वाटर टैंक हो गया। क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये, एंड फिर पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ द टैंक, मतलब वाटर टैंक कितना गहरा, कितना उसका डेप्थ है। तो टैंक यही तो है, तो ये टैंक का डेप्थ होगा। मतलब बेसिकली हमसे दो चीज पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है बीसी, इतने को मान लेते हैं हमने एक्स ले लिया, और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है सी डी, इतने को हमने मान लेते हैं वाई ले लिया। क्लियर? तो ये हमारा वाई हो गया इतना, और ये हमारा एक्स हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, एंड सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब हमें एक्स निकालना है, और फिर डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक निकालना है, मतलब हमें वाई निकालना है। क्लियर? एंगल दे रखा है, एंगल ये इतना 30 है, और ये जो पूरा एंगल है, मतलब यहां से जब वाटर टैंक के टॉप को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये इतना एंगल, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री का। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये वाला एंगल हमारा 45 है, और ये वाला जो एंगल है हमारा ये 30 है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला पार्ट, अगर हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए हाइट ऑफ द टावर अगर निकालना चाहते हैं, मतलब हमें बीसी निकालना चाहते हैं जो कि एक्स है, तो हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल, एंड जो दे रखा है वो बेस है। जैसे हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर निकालना है और दिया बेस है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेशियो कौन सा लगेगा, टैन, क्योंकि टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे क्या आएगा, पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 35 का है, तो 35 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30, सॉरी 30 मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा, x अपॉन 40, ये आएगा, राइट। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। 40 जो है यहां से ऊपर आएगा, ये इंटू होगा यहाँ पे, तो इंटू 40 इक्वल टू x होगा। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से x हमारा आएगा 40/√3। ठीक, अच्छा जैसा कि हमें पता है कि आंसर को कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, या फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता। तो यहां पे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो ये रूट हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम लोगों ने जो 9th में पढ़ा था रैशनलाइजेशन, कुछ लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों, तो इंटू √3 अपॉन √3 इक्वल टू x। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 इंटू √3 अपॉन 3 इक्वल टू x होगा। √3 की वैल्यू डाल दे, क्या होती है वैल्यू, 1.732। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 40 इंटू 1.732 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, इक्वल टू x। ठीक, इसको 3 से काट दें, 0.577, मल्टीप्लाई कर दें, 0 डेसिमल को शिफ्ट करेगा तो आ जाएगा 4 इंटू 7 28, 8 बचा 2, 4 इंटू 7 28, 0 बचा 3, 4 इंटू 5 20, 23.08 मीटर, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो दैट मीन्स हमारा जो टावर है उसकी जो हाइट आ रही है, जो x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 23.08 मीटर। अब हमें नेक्स्ट निकालना है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, मतलब हमें ये y की वैल्यू अब चाहिए नेक्स्ट। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, अब फिर से रेशियो यूज करेंगे। एंगल कितना लेंगे, एंगल अब लेंगे ये पूरा एंगल लेंगे, मतलब 45 डिग्री का एंगल लेंगे, और इसके सामने ये जो पूरी साइड है ये पूरा परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस ट्रायंगल इस समय जो लेंगे वो ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, और ए बी डी ट्रायंगल में हमें पता है कि हमारा ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो
अब पूरे ट्रायंगल में tan अप्लाई करते हैं, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। अच्छा, ए बी डी ट्रायंगल में एंगल 45 है, 45 tan 45 इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स अपॉन 40। यह आएगा tan 45 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 40। यह आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 40 यहां से ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1 इंटू 40, tan 45 1 होता है, 1 इंटू 40 इज इक्वल टू x हमारा आया था 23.08, तो 23.08 प्लस y, यह आएगा 40 माइनस ये इधर से इस तरफ आ जाएगा, इसको माइनस कर दो तो दैट मीन्स माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 2 9, ये हो जाएगा 39 मतलब 6 एंड 1, तो 16.92 मीटर्स ये आ जाएगा y। मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पे हमने वैरायटी ऑफ डायग्राम देखे, अच्छा ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा डायग्राम बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ये ग्राउंड है, ठीक। एक जेट प्लेन उड़ रहा है और जेट प्लेन यहां होगा, तो मान लेते हैं ये हमारी प्लेन की हाइट हो गई, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये पॉइंट ए है ग्राउंड पर, और यहां से एक कोई पर्सन एक जेट प्लेन को देख रहा है, तो जेट प्लेन को देख रहा है, प्लेन मान लेते हैं यहां पर है, तो प्लेन को देखेगा तो यहां से वो ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके एंगल चेंज होगा, और वो कह रहा है कि जेट प्लेन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड फ्लाई करने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। मतलब प्लेन ने 20 सेकेंड फ्लाई किया और 20 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज होके 60 से 30 बन गया, ठीक है। आगे कह रहा है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1000 अंडर रूट 3 मीटर। मतलब यहां इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जेट प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि हाइट कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग हाइट नहीं है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट हाइट पे जेट प्लेन फ्लाई कर रहा है। और वो हाइट कितनी है, वो हाइट है 1000 अंडर रूट 3 मीटर्स। तो मतलब प्लेन की जो हाइट है ये, अगर इसको हम पॉइंट बी ले ले, इसको डी ले ले, तो बी डी जो है ये है 1000 अंडर रूट 3 मीटर, ये प्लेन की हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, तो हाइट तो कांस्टेंट हो गई। अब बात आती है, अभी मैंने बताया था कि क्या चीज क्या रिलेशन रखता है, मतलब हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद थीटा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। इसका मतलब अगर एंगल जो 60 था वो 60 से कम होकर 30 हो जाएगा, एंगल अगर कम होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, राइट। एंगल 60 था, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड एंगल 60 से कम होकर 30 हो गया। तो अगर एंगल कम हुआ है दैट मींस डिस्टेंस इंक्रीज हुई होगी। किसकी डिस्टेंस, ऑब्जर्वर ए की, किससे, एयरप्लेन से, जो प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस प्लेन दूर जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो प्लेन मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। और 20 सेकेंड बाद मान लेते हैं कि प्लेन फ्लाई करके यहां पर आ गया, ये प्लेन फ्लाई कर रहा है, 20 सेकेंड बाद प्लेन यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये प्लेन की हाइट तो कांस्टेंट है, तो मतलब यहां पे भी ये जो हाइट होगी कितनी रहेगी, 1000 अंडर रूट 3 मीटर ही हाइट रहेगी, ठीक है। अब यहां पे प्लेन आ गया, प्लेन को यहां से यहां तक आने में 20 सेकेंड का टाइम लगा है।
पॉइंट बी से अगर मान लेते हैं ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं, तो पॉइंट बी से सी तक आने में प्लेन को 20 सेकंड का टाइम लगा है, 20 सेकंड्स लगे हैं बी से सी तक आने में। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्लेन सी पे पहुंच गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके लिए, प्लेन के लिए फ्रॉम पॉइंट ए, वो बन रहा है 30 डिग्री का। इसका मतलब अगर यहां से कोई पर्सन पॉइंट सी पर प्लेन को देखेगा तो यहां से एंगल ऐसे चेंज होगा, देखो यहां से ऐसे एंगल चेंज होगा, तो अभी जो एंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ये जो एंगल है ये इतना एंगल, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेन ने 20 सेकंड के टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है बी से सी तक। तो अगर हम बी सी की लेंथ निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें फ्रॉम बी टू सी, और उस डिस्टेंस को हम टाइम 20 सेकंड से डिवाइड कर दें, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो आएगा वो अपने आप स्पीड आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब है हम इतने पार्ट को चलो एक्स ले लेते हैं, इतने एडी को हमने एक्स ले लिया, ठीक, और ये जो डी है इसको हमने वाई ले लिया, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक, अब एक काम करें, हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशियो अप्लाई करेंगे, जो सूटेबल होगा फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ये y है तो ये भी y होगा BC, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिकल है ना, ये तो एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो बेसिकली हमें y फाइंड करना है, y होगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड, और वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा है 20 सेकंड का, तो हम y को 20 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, तो अपने आप स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो दे रखा है परपेंडिकुलर, बिकॉज 60 और 30 दोनों के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड है 1000√3, देखो यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, परपेंडिकुलर दिया है। हम जो निकालने में इंटरेस्टेड है वो है y, एंड y किसका पार्ट है, y पार्ट है बेस का। मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस पूछा गया है, तो अगेन हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan 60 एक बार यूज करेंगे, उसके बाद tan 30 यूज करेंगे, और फिर वहां से x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जैसे यहां पे ये दे रखा है कि ए ऑब्जर्वर का पोजीशन है, तो वो हमें लिखना नहीं है, हम स्टार्टिंग में खाली ये लिखेंगे कि लेट बी एंड सी बी द पोजीशंस ऑफ द प्लेन। मतलब प्लेन पहले पॉइंट बी पे था और बाद में पॉइंट सी पे चला गया, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में पहले अपने डायग्राम को छोटा सा एक एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, पहले मान लेते हैं हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी, और ये हमने देख ही लिया कि tan लगने वाला है, तो एंगल 60 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 इज इक्वल टू, ठीक, ये एंगल 60 है, tan 60 इज इक्वल्स टू, ये जो BD है वो है 1000√3, तो ये हो जाएगा BD अपॉन एक्स, BD अपॉन एक्स है, और BD कितना है, यहां से यहां तक है 1000√3 अपॉन एक्स, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू 1000√3 अपॉन एक्स, √3 से √3 काट दो, यहां 1 आ जाएगा, x ऊपर चला आएगा तो x की वैल्यू आ गई 1000 मीटर्स, राइट। ये समझ में आया। अब ट्रायंगल चेंज करते हैं, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो यहां दिखाई पड़ रहा है वो दिख रहा है AEC, इन ट्रायंगल AEC, ठीक है, वहां भी tan यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल AEC क्या आएगा, tan 30, अच्छा 30 के रिस्पेक्ट में सामने जो दिख रहा है 1000√3 वो परपेंडिकुलर है, तो tan 30 इक्वल्स टू 1000√3 अपॉन, अच्छा बेस कितना है ट्रायंगल का, ये पूरा ट्रायंगल अगर लिया है हमने तो हमें पता है ये इतना x है, ये इतना y है, मतलब ये पूरा AE जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस y होगा।
अच्छा tan 30 की वैल्यू रख दो, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 1000/√3 अपॉन, अच्छा x आ चुका है 1000, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस y होगा। अब ये 1000 प्लस y ऊपर आके 1 को मल्टीप्लाई करेगा, √3 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 1000 प्लस y इंटू 1 हो जाएगा 1000 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 3000। ठीक, यहां से 1000 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 3000 माइनस 1000, तो यहां से y की वैल्यू आई इक्वल्स टू 2000 मीटर। यहां बात समझ में आई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ट्रेवल की है बी से सी तक, और वो क्या है, वो हमने y लिया है, ये भी तो y होगा, और y आया है 2000 मीटर। ये 2000 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा है 20 सेकेंड्स का। इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2000, टाइम कितना लगाए 20 सेकेंड्स, ये लगाए। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100। तो आंसर कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ प्लेन इज 100 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी फिर हम लोग आगे और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।